नमस्कार। द पब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं ये तुलना करना चाह रहा हूं कि अपने 72 साल के जीवन में मैंने अभी तक जो देखा है हिंदुस्तान में, अपने प्यारे हिंदुस्तान में, भारत माता के आंचल पे अपनी पूरा जीवन व्यतीत करते हुए, इन 72 साल के काल में मैंने एक समय देखा था जब मैं बिल्कुल जवान था, जब मैं एमबीए कर रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी। और जब 1971 में पाकिस्तान को इंदिरा जी ने तोड़ा था और बांग्लादेश अलग देश बना था और शेख मुजीबुर रहमान का उस समय जो शांति वाहिनी का युद्ध हुआ और सब कुछ हुआ और उसके बाद देश को, पाकिस्तान को दो भागों में बांटा गया, तो मैंने वो समय भी देखा था जबकि इंदिरा जी का ऐसी छवि थी कि पूरा हिंदुस्तान उनके पीछे खड़ा हो गया था। अटल जी ने उनको दुर्गा माता तक कह दिया था और इतनी ज्यादा प्रसिद्धि थी इंदिरा जी की कि ऐसा लगता था कि इंदिरा जी तो अब कभी चुनाव हारेंगी नहीं। और डीके बरुआ साहब थे आसाम के, जिन्होंने कहा था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। 71 की ये स्थिति है। मैं बीएचयू में उस समय इंजीनियरिंग का छात्र था, तो हजारों स्टूडेंट्स हम लोग जुलूस निकाल के वाइस चांसलर तक गए, के घर तक गए थे और नारे लगाते हुए गए थे। हमारा जो उत्साह था वो चरमोत्कर्ष पे था। हमने पाकिस्तान को टूटते हुए देखा था। लेकिन जब मैं एमबीए कर रहा था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र था, तो मैंने देखा कि जिस प्रकार से एक सरकारी मुलाजिम ने इंदिरा जी के चुनाव में काम किया और जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने एक निर्णय दिया और इंदिरा जी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और इंदिरा जी ने इमरजेंसी लागू कर दी। तो मैंने वो समय देखा जबकि इमरजेंसी लागू हुई और इंदिरा जी के प्रति लोगों के दिल में इतना विद्रोह पैदा हुआ कि जब पहली नौकरी में कर रहा था तो मैंने देखा कि जब जनता पार्टी के लोग चुनाव प्रचार में निकलते थे और चादरें फैलाते थे, लोग जितने भी नोट उनकी जेब में होते थे उन चादरों में डाल देते थे। और शंकर दयाल शर्मा भोपाल से उस समय पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे, उनका मैदान, जो सभा उन्होंने आयोजित की थी, खाली पड़ा था। और जब मोरारजी देसाई वहां पे आए थे तो लाखों की भीड़ इकट्ठा थी। इसका मतलब यह है कि जनता, भारत के लोकतंत्र की जड़ें इतनी ज्यादा मजबूत हैं कि भारत की जनता किसी को सिर पे भी चढ़ाती है और तुरंत उतार भी देती है अगर वो लोकतंत्र के साथ कोई खिलवाड़ करे। इंदिरा जी ने 71 में बहुत बड़ा काम किया, जो हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे बड़ा, क्या विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा कारनामा था। और इंदिरा जी की प्रसिद्धि इतनी ज्यादा हो गई थी, लेकिन उसके बाद 5 साल के बाद हिंदुस्तान की जनता ने लोकतंत्र के माध्यम से ठप्पा लगाकर इंदिरा जी को सत्ता से बाहर कर दिया। पूरे उत्तर भारत में केवल एक सीट थी छिंदवाड़ा की, कमलनाथ की, जो कांग्रेस जीती थी। बाकी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, सब जगह कांग्रेस शून्य आई थी। केवल सीटें आई थी उनके साउथ से। ये सब जानने के बावजूद आज की तारीख में सत्ता पक्ष इस प्रकार की गलती कर रहा है। गलती कर रहा है कि जबकि उनको पता है, और उस समय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जेल में थे और उसमें अटल जी भी थे और बीजेपी के नेता भी थे, संसूपा के नेता भी थे, भारतीय क्रांति दल के लोग भी थे और बड़े बड़े सारी ही पार्टी के, बीजू जनता दल के भी थे, सभी थे। और जनता चुप थी, डरी हुई थी इमरजेंसी के पीरियड में। लेकिन जैसे ही चुनाव घोषित हुए उसके बाद जनता ने करवट ली। बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस छोड़ी, हेमवती नंदन बहुगुणा ने कांग्रेस छोड़ी, यहां तक कि इंदिरा जी की सगी बुआ विजय लक्ष्मी पंडित ने भी कांग्रेस छोड़ी और चुनाव पलट गया। ये सब जानने के बावजूद सत्ता पक्ष आज के तारीख में उसी प्रकार की परिस्थितियों का पुनर्निर्माण कर रहा है, जिससे लग रहा है उस समय तो घोषित इमरजेंसी थी, आज तो इमरजेंसी घोषित भी नहीं है, लेकिन स्थिति उससे ज्यादा बदतर है। कल आतिशी, जो दिल्ली सरकार में एक मंत्री हैं, बहुत पढ़ी लिखी महिला हैं, विदेश से पढ़ी हुई हैं, प्रबुद्ध महिला हैं, उनकी गाड़ी को पुलिस वालों ने रोका और जब उन्होंने पूछा कि क्यों रोका गया तो उसका कोई सही जवाब पुलिस वालों के पास नहीं था।
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पे लेट गए, उन्होंने कहा कि हमको गोली मारो, अगर तुम इतनी तानाशाही के अंदर चाहते हो कि हम जिए। आतिशी से कहा सुनी हुई, जब पुलिस वालों ने कहा साहब धारा 144 लगी है, तो उन्होंने कहा धारा 144, हम तो 4 आदमी हैं, हम पे कैसे लग सकती है, वो तो 5 आदमी है, उनसे ज्यादा के संगठन पे होती है। और आतिशी ने कहा, और जिसको पूरे यूट्यूब मीडिया ने दिखाया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने दिखाया, चाहे गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया, लेकिन जनता तक बात पहुंची कि एक प्रदेश की मंत्री को इस प्रकार से स्वतंत्र घूमने पर भी बाधा डाली जा रही है। तो इसका मतलब हमें वो यादें ताजी हो रही है जो हमने सन 74-76 में देखी थी। दूसरी बात, गोपाल राय साहब जो खुद एक मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, और वो अरविंद केजरीवाल के घर गए थे उनकी पत्नी के दर्शन करने, उनसे मिलने, तो उनको पुलिस ने फिर रोका। जबकि अगर अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, उन्होंने गलती की है नहीं की है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन उनकी पत्नी ने कोई गलती की है क्या? अगर उन्होंने कोई पत्नी ने गलती नहीं की है तो उनसे मिलने के रोकने का क्या कारण है? तो गोपाल राय ने पूछा कि क्या आपने जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है उनको हाउस अरेस्ट कर लिया है, हाउस अरेस्ट कर लिया तो बता दीजिए, क्या वो संपर्क में नहीं रह सकती हैं? उनके अरविंद केजरीवाल के माता पिता की तबीयत खराब है, बुजुर्ग हैं, तो अगर उनकी तबीयत का हाल लेने कोई पहुंचना चाहता है, दर्शन करना चाहता है, तो उनको पुलिस के द्वारा रोका जाना किस कानून के तहत? गोपाल राय ने कहा कि मुझे किस कानून के तहत, मैं तो अकेला कार में आया हूं, मुझे किस कानून के तहत रोका जा रहा है? और अगर अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने कोई कानून नहीं तोड़ा है तो उनको क्यों हाउस अरेस्ट किया गया है? तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जनता के मनोभाव और हिंदुस्तान की जनता के मनोभाव के समझने में सत्ता पक्ष जो है असमर्थ हो रहा है। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि उनको लग रहा है कि मैदान उनके हाथ से खींच रहा है, चुनाव उनके हाथ से निकल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भगदड़ की स्थिति है, और जो निरंकुश शासन उन्होंने पिछले 10 साल में किया है, उसका प्रतिकार जनता करने लगी है और जनता तक बातें पहुंचने लगी। तो ऐसी परिस्थिति में वो लोग जिन्होंने ये निरंकुशता की है 10 साल के अंदर, चाहे वो सरकारी अधिकारी हों, चाहे वो संवैधानिक जो पदों पे बैठे हुए लोग हों, संस्थाएं हों, उनके लोगों को अब ये चिंता शायद सताने लगी है कि 10 साल तो हमने कर लिया, लेकिन जब ये सत्ता बदलेगी तो हमारा क्या होगा? तो ये लगता है उनका अंतिम प्रयास है, जब वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को डराएं और डराने के बाद लोगों को चुप कराएं। लेकिन जिस प्रकार की बात कल आतिशी के साथ उनके कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की और आज गोपाल राय ने जिस प्रकार की बात की कि जितना ज्यादा आप स्प्रिंग को दबाते हैं उतना ज्यादा वो उछलता है, और ये तो भारत की लोकतांत्रिक परंपरा का इतिहास है। महात्मा गांधी ने पूरे विश्व को एक नए प्रकार के सत्याग्रह का की राय दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से एक निरंकुश शासन अंग्रेजों को देश से हटाया जाए और उनके खिलाफ एक ऐसी खिलाफत का मूवमेंट किया जाए जिससे कि एक शक्तिशाली अस्त्रधारी शत्रु से बिना हिंसा के अहिंसात्मक आंदोलन के माध्यम से भी उसे जीता जा सके। जो मार्टिन लूथर किंग ने साउथ अफ्रीका में, बाकी सब जगह लोगों ने गांधी को अपना ध्येय माना, अपना आदर्श माना। और आज अगर पूरे विश्व में जाके आप दौरा करें तो आपको पता चलेगा कि अगर पूरे विश्व में किसी भारतीय की सबसे ज्यादा मूर्तियां लगी हैं, स्टेच्यूज लगी हैं, तो वो महात्मा गांधी की लगी हैं, क्योंकि लोग विश्व के भारत के महात्मा गांधी को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने विरोध और सत्याग्रह का एक नया रास्ता पूरे विश्व को दिखाया था। ये सब जानने के बावजूद, देखने के बावजूद कि 1977 में जब लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास इंदिरा जी ने किया था तो उनका क्या हश्र हुआ था, ये सब देखने के बावजूद कि इंदिरा जी को जिस प्रकार से अरेस्ट किया गया था और जब वो बेलछी गई थी, हाथी के ऊपर चढ़ के गई थी, दलित बस्तियों में दौरा करने गई थी क्योंकि पानी बहुत ज्यादा भरा था, किस प्रकार की सहानुभूति की लहर उनके समर्थन में उठी थी। और 1980 में केवल 3 साल के बाद जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी और कांग्रेस बहुमत में वापस आ गई थी। 1984 में तो अभूतपूर्व सहयोग कांग्रेस को मिला था। तो भारतीय जनता पार्टी दो
सदस्यीय दल के बाद आज 303 सीटों की पार्टी हो गई है। उसके पीछे उनका एक राजनीतिक व्यूह रचना थी। लेकिन ये जानते बूझते कि भारत के लोगों को लोकतंत्र इतना ज्यादा पसंद है और भारत में इतनी ज्यादा विविधता है कि यहाँ पे कभी भी तानाशाही लाना बहुत ज्यादा संभव नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग सभ्यताएं हैं, अलग अलग संस्कृति हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं और इतना ज्यादा भेद है कि हम एक दूसरे की भाषा नहीं जानते। हमें एक दूसरे के खान पान और उनकी वेशभूषा से ही ये समझ में आ जाता है कि कौन किस प्रदेश से आता है। हमारे अलग अलग रंग हैं, हमारी अलग अलग मनोवृत्ति है। उसके बाद इस देश में तानाशाही को लाना बहुत मुश्किल है। ये सब जानने के बावजूद उन ग्रास रूट वर्कर जो बीजेपी में कार्य करते रहे, जिन्होंने जमीनी स्तर पे काम किया, अगर वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की पत्नी का मूवमेंट बंद कर दिया गया है, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के मंत्रियों का मूवमेंट बंद कर दिया गया है, उनको सड़कों पे रोका जा रहा है और बिना किसी कानूनी चेतावनी के, कानूनी नियम के तहत रोका जा रहा है, तो अगर जनता तक ये बात पहुंच रही है, क्योंकि जनता तक तो बात पहुंच रही है, जनता तक की बात जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म से पहुंच रही है कि किस प्रकार की निरंकुशता हो रही है, तो क्या सत्ता पक्ष को ये लगता है कि जो चीज सन 77 में हुई वो 2024 में नहीं होगी? जो आपके समर्थक हैं उनमें घटोतरी तो हो रही है, क्योंकि उनमें भी बहुतांश लोग अब ये सोचने लगे हैं कि इस प्रकार का अगर तानाशाही आएगी तो पहले तो विपक्षी दलों पे होगी, अल्पसंख्यकों पे होगी, लेकिन उसके बाद अल्पसंख्यकों और जो लोग हैं जो विरोधी मत के हैं, उसके बाद उनका भी नंबर आएगा जो सत्ता पक्ष का साथ दे रहे हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास ताकत है, उनको चुनावी बॉन्ड जैसे किसी माध्यम से दबाया जाएगा, उनको आतंकित किया जाएगा, या तो वो चुनावी बॉन्ड में पैसा देंगे, नहीं तो जेल जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बीजेपी के अगेंस्ट थे वो तो एकजुट हो गए हैं, लेकिन जो बीजेपी के साथ थे उनमें भी अब आज के तारीख में विभाजन शुरू हो गया है। तो 37% वोट कम हो रहे हैं और जो 63% वोट है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को, चाहे आप सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, आपको लोकतंत्र से प्यार है। हमारी धमनी में लोकतंत्र बहता है। तो जिस प्रकार से निरंकुशता की सारी सीमाओं, जगह जगह रेड्स हो रही हैं, विधायकों क्या रेड्स हो गई हैं, समर्थकों क्या रेड्स हो रही हैं, जो ईडी और इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो शायद सारे नियमों को भूलकर कि इस समय लेवल प्लेइंग फील्ड की आवश्यकता है, सभी लोकतांत्रिक रूप से चुनाव लड़ने वालों को स्वतंत्रता देने की आवश्यकता है, वैसी परिस्थिति में अगर इस प्रकार से एक पक्ष के समर्थन में वो करते हैं, जैसा इंदिरा गांधी ने भी उस समय सरकारी तंत्र का उपयोग करते हुए जनता को आतंकित करने का प्रयास किया था, लेकिन उसके बाद उनको किस प्रकार की करारी हार का सामना करना पड़ा था। मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को इस चीज से सबक लेने की आवश्यकता है और जिस प्रकार से बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कद्दावर नेता, चाहे वो सैनी साहब हों जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे बीजेपी के 2014 के, चाहे राहुल कसबा हों जो कि सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के थे, चाहे हनुमान बेनीवाल हों जो कि नागौर सीट से सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और बीजेपी के समर्थक थे पिछले इलेक्शन में, और आज की तारीख में वो कांग्रेस के समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस प्रकार से इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी बढ़ रही है, जिस प्रकार से 65% लोगों का आपसी जुड़ाव हो रहा है और 35% वोटों में बिखराव हो रहा है, उस समय राइटिंग ऑन द वॉल बिल्कुल क्लियर है कि जितना ज्यादा दमन करोगे उतनी बुरी हार होगी। देश के लोकतंत्र को छीनने का प्रयास संवैधानिक संस्थाएं करें या कोई भी करे जो आज बलशाली है, हिंदुस्तान जैसे देश में वो संभव नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी और जो सत्ता पक्ष है, शायद ऐतिहासिक जो राजनीतिक इतिहास हिंदुस्तान का है, आप देखें बीजेडी ने बीजेपी से समझौता करने से इनकार कर दिया, पंजाब के अंदर अकाली दल ने इनकार कर दिया, जनता दल यूनाइटेड जरूर उनके साथ आ गया, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के बड़े बड़े नेता छोड़ के जा रहे हैं। आज के तारीख में जो बीमा भारती हैं, जो जनता दल यूनाइटेड की विधायक थीं, ग्रेसी सिंह से जिनका राजनीतिक युद्ध चला करता था, उन्होंने आज आरजेडी ज्वाइन कर ली है।
तो उस प्रकार का ध्रुवीकरण, जो पोलराइजेशन हो रहा था वो तो हो ही रहा है, और पोलराइजेशन के साथ साथ बीजेपी की जो शक्ति है वो क्षीण हो रही है, और इंडिया गठबंधन में जो आपसी समन्वय है बढ़ रहा है। कांग्रेस ने भी बुद्धिमानी का परिचय दिया है, राजस्थान के अंदर सीपीआई-एम को अपने साथ ले लिया है, उनको एक सीट दे दी है, हनुमान बेनीवाल को सीट दे दी है। गुजरात के अंदर भी बीजेपी के अंदर भगदड़ की स्थिति है। 2 सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, जो कि सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के थे, चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया है। और जिस प्रकार से चतर वसावा अपने क्षेत्र में आदिवासी नेता, जिन्हें जेल बीजेपी ने भेज दिया था, उसकी वजह से आदिवासी नेताओं में बहुत ज्यादा क्रोध था, आक्रोश था। उन्हें आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया है, कांग्रेस का पूरा समर्थन मिल रहा है, और कांग्रेस के वोट को बंटवारा करने की जो बीजेपी के अपने द्वारा समर्थित लोगों से प्रयास किया था वो भी असफल हो गया है। अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल के भी जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश बिहार की राजनीति भी करवट ले रही है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि निरंकुशता और ये तानाशाही की प्रवृत्ति को अगर जल्दी बीजेपी ने नहीं रोक दिया तो इनके लिए 2024 में सम्मानजनक स्थिति में पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा तो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से अनुरोध है, प्रार्थना है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन न हो, लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। अपोजिशन आपके प्रतिद्वंदी जरूर हैं, लेकिन आपके दुश्मन नहीं हैं। इस देश से कृपा करके लोकतंत्र को छीनने का प्रयास न करें। राहुल गांधी जाके अरविंद केजरीवाल के घर गए, उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पत्नी से फोन पे बात की। इसका मतलब यह है कि जिस कांग्रेस सरकार को गिराने में आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा हाथ था, राहुल गांधी ने उन पुरानी बातों को भूलकर और एक जो गांधीवादी परंपरा है उसका अपनाते हुए आम आदमी पार्टी से और एक मैसेजिंग की है पूरी सोसाइटी को कि एक लार्जर कॉज के लिए हम लोग मिले हैं। जिन्होंने हमारे साथ पास में कुछ किया उसको छोड़ते हैं, भूलते हैं, और आज देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए वो भी संघर्षरत हैं, हम भी संघर्षरत हैं। इसलिए मिलजुल कर लड़ेंगे। 65% वोट को 75% बनाएंगे, और जो 37-35% वोट थे वो घट के 25% हो जाएंगे, जिससे इंडिया जीते, लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, और देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जो केस में जिस प्रकार की सूचनाएं पूरे विश्व के प्रेस जगत में चर्चाएं हो रही हैं, भारत की छवि धूमिल हो रही है। मेरे को भगवान से मेरी प्रार्थना है और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरा निवेदन है, लोकतंत्र को जिस प्रकार हनन हो रहा है, ये दमन चक्र चला रहा है, कृपा करके अपने अधिकारियों से बोलें ऐसा न करें, वरना आपको 2024 को चुनाव सम्मानजनक स्थिति में पहुंचने भी मुश्किल होगा। अगर आप लोकतांत्रिक रूप से बिहेव करेंगे तो संभावना है, और नहीं करेंगे तो संभावना आपकी और क्षीण हो जाएगी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।